हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय का रिवीजन और रोज़ शाम को 6 बजे मैं सामाजिक विज्ञान के किसी न किसी विषय का एक अध्याय आपको रिवीजन के लिए डाल देता हूं, ताकि आप आधे घंटे पौन घंटे में उस अध्याय का बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकें। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज का ये चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। चलिए आरंभ करते हैं। औद्योगिकरण के युग के पाठ को जैसे ही हम शुरू करते हैं तो हमको एक चित्र दिखाई देता है, डॉन ऑफ द सेंचुरी, जो कि ईटी पॉल नाम की एक म्यूजिक कंपनी है, उसने इस चित्र को जारी किया है। इस चित्र में क्या हुआ है कि महिला जो है वह पहियों वाले पंख की ऊपर बैठी हुई है और सैर कर रही है। आसपास फैक्ट्रियों में बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की महिमा का मंडन करते हुए इसमें बताया जा रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं दो चित्रों को। एक चित्र आपको दिख रहा है फैक्ट्री मैकेनिक का और दूसरा दिख रहा है अलादीन का। फैक्ट्री मैकेनिक की अगर हम बात करते हैं तो वह अपने आधुनिक औजारों के साथ में सब कुछ बनाकर देने को तैयार बैठा हुआ है। वहीं अलादीन की अगर हम बात करते हैं तो वह एक चिराग को रगड़कर हमारी ज़िंदगी को भव्य बनाने का प्रयास करता रहता है। लेकिन इसको इस तरह से दर्शाने का प्रयास किया गया है कि मैकेनिक जो है वो पश्चिमी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है और अलादीन जो है वह प्राच्य दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब बात प्राच्य की होती है तो आपको मैं बता दूं कि भूमध्य सागर से पूर्व का हिस्सा, यानी एशिया वाला जो क्षेत्र है, एशियाई क्षेत्र, उसको हम प्राच्य कहते हैं। और इस तरफ वाले खासकर यूरोप की अगर हम बात करते हैं, यूरोप है, अमेरिका है, इनको वेस्टर्न कंट्री कहते हैं, पाश्चात्य देश कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो फैक्ट्री मैकेनिक है, इसने फैक्ट्रियों में काम करने की शुरुआत की और फैक्ट्रियों की स्थापना सबसे पहले होती है ब्रिटेन में। तो चलिए अपन देखते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण कैसे शुरू हुआ था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले क्या था? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति के पहले का समय क्या कहलाता था? तो जस्ट इनिशियल स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो कहलाता है आदि औद्योगिकरण। आदि औद्योगिकरण के दौरान इंग्लैंड में उत्पादन कहाँ होता था? चलिए अपन उसको देखते हैं। तो इंग्लैंड में शहरों और गांवों की स्थिति को अपन देखते हैं और विचार करते हैं। इंग्लैंड के शहरों में व्यापारियों की ताकतवर गिल्ड्स थी, जो अपने श्रमिकों को, अपने शिल्पियों को ट्रेनिंग दिया करते थे, उनको ट्रेन किया करते थे और बाहरी लोगों को किसी भी तरह से शहर में नए व्यापार करने की इजाज़त वो नहीं देते थे। सरकार ने भी इन ताकतवर यूनियंस को, इन संगठनों को ताकत देके रखी थी, व्यापार करने का एक अधिकार देके रखा था। अब अपन गाँव की बात करते हैं तो गाँव में क्या होता है? गाँव में छोटे गरीब काश्तकार रह रहे होते हैं, कॉटेजर, छोटे गरीब किसान वहाँ पर रह रहे थे। तो ये स्थिति अपन ने देख ली शहरों की और गाँवों की। इंग्लैंड के चूंकि पूरी दुनिया में उपनिवेश बने थे, इंग्लैंड के कपड़ों की मांग उपनिवेशों से आने लगी। देखो दुनिया, देखो समय कैसे बदल रहा है। एक दौर था जब भारत ब्रिटेन को कपड़े भेजता था, भारत ब्रिटेन को भोजन भेजता था। अब यहाँ पर उल्टा होता दिखाई दे रहा है। भारत जैसे उपनिवेशों में कपड़े जो है इंग्लैंड से आ रहे हैं। उसका कारण ये था कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था। चलिए ठीक है, इस बात को तो अपन चर्चा कर चुके हैं। भारत में राष्ट्रवाद वाले युग में, भूमंडलीकृत विश्व के बनना में, इसमें हम बात करेंगे केवल औद्योगिक क्रांति की। चूंकि इस विषय में अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। उपनिवेशों में मांग बढ़ती है और इस मांग की पूर्ति केवल शहरों में हो रहे उत्पादन से की नहीं जा सकती। तो शहरों से नए नए सौदागर निकलकर गाँव की तरफ आगे बढ़ते हैं और गाँव में जाकर काम की बात करते हैं। अच्छा, गाँव वाले खेती बाड़ी छोड़कर इनके लिए कपड़े बनाने के धंधे में क्यों तैयार हो जाते हैं? तो इसका मुख्य कारण निकलकर सामने आता है कॉमन्स की भाड़ाबंदी। कॉमन्स यानी वे खेत जो बहुत आकार में बड़े होते थे और जो आम जनता, मतलब कॉमन आदमी के उपयोग के लिए भी खुले हुए थे। जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, वहाँ पर उद्योग डलने लगे, ऊन की ज़रूरत महसूस हुई, कपास की ज़रूरत महसूस हुई, तो इन बाड़ों को बंद करके इनमें कपास उत्पादन का काम शुरू कर दिया, इनमें भेड़ पालन का काम शुरू कर दिया। और जब ये काम शुरू हो गया तो वे जो गरीब किसान थे, जो छोटे काश्तकार थे, कॉटेजर थे, ये अपनी जलावन की लकड़ी, अपने आजीविका के साधन उन कॉमन्स वाले एरिया से लेकर आते थे। उनके सामने बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ये सौदागर पहुंच गए गांव। अब ये सौदागर जो है जब इनके पास पहुंचे कि भैया हमारे लिए काम करोगे क्या कॉमन्स की भाड़ाबंदी के बाद, तो ये लोग तैयार हो गए और इन्होंने फिर यह काम शुरू कर दिया। यानी ऊन को जो है रेशों के सहारे इकट्ठे करने का काम करने लगा स्टेपलर्स। फुलर्स जो है वह चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटने लगा।
कताई की पूरी प्रक्रिया के लिए ये कपड़े इस तरह तैयार हो जाते और इनको अंत में लंदन भेज दिया जाता, जो कि फिनिशिंग सेंटर होता था। वहाँ पर ये पूरा कपड़ा बनकर तैयार हो जाता और पूरा कपड़ा बनकर तैयार होने के बाद में ये वापस किसको दे देते? कपड़ा सौदागर को दे देते। सौदागर ले जाता तो शहरों में बेचने का काम करता, या जो लोग निर्यात के काम में लगे थे उनको ले जाके बेच देता। तो इस तरह से आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही थी। संक्षिप्त में अगर हम समझते हैं तो यह है कि आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का एक हिस्सा था, जिसमें गांव से कपड़े बनकर आते थे, सौदागर खरीदते थे और ले जाकर शहरों में व्यापारियों को बेच देते थे। तो इस तरह से हर कड़ी शहरों के इस तरह से बड़े व्यापारी सौदागर से, सौदागर गांव वालों से जुड़े हुए थे और गांव वाले फिर सौदागर को बनाकर कपड़े दे देते थे और यह प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही थी। चलिए देखते हैं फिर इस प्रक्रिया में बदलाव कैसे आया। अर्थात आदि औद्योगिकरण के इस दौर में हमने देखा कि उत्पादन घर घर में हो रहा है, गांव में हो रहा है और वहां से ले जाकर शहरों में किया जा रहा है। लेकिन यह स्थिति अब बदलती दिखाई देती है कारखानों के उदय के साथ में। कारखानों का उदय इंग्लैंड में होता है सबसे पहले, यानी प्रश्न परीक्षा में आता है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई, तो इसका उत्तर भी आएगा इंग्लैंड। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, ये देखिए 1760 में लगभग 25 लाख पौंड की कपास का आयात इंग्लैंड में हो रहा था, लेकिन 27 साल बाद 1787 में ही इंग्लैंड में हम देखते हैं 220 लाख पौंड की कपास का आयात होता है। यानी इंग्लैंड में ये कपास कोई खाने के लिए, पेट भरने के लिए तो बोला नहीं रहा है, डेफिनेटली ये कपास जा रही है फैक्ट्री के लिए। तो इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे हुई, इसके लिए अपन देखते हैं रिचर्ड आर्कराइट को। रिचर्ड आर्कराइट वह व्यक्ति था जिसने इंग्लैंड में एक ऐसी उत्पादन पद्धति लेके आया जिसमें हाथ के श्रम की जगह पर मशीनी श्रम का प्रयोग किया जाने लगा। शुरुआत में इसने घोड़ों का प्रयोग किया था मशीन चलाने के लिए, बाद में फिर पानी और भाप इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। रिचर्ड आर्कराइट ने इस पूरे उत्पादन को एक ही छत के नीचे ले आया। कैसे? ये जो स्टेपलिंग का काम, फुलरिंग का काम, कार्डनिंग का काम, फिनिशिंग का काम, ये अलग अलग जगह पर हो रहे थे। ये सारे काम अब कहाँ होने लगे? एक ही छत के नीचे होने लगे। ये सारे काम जब एक ही छत के नीचे होने लगे तो इनकी निगरानी करना आसान हो गई, गुणवत्ता में अंतर आ गया कपड़ों के, और इस तरह से औद्योगिक परिवर्तन को एक नई गति मिल गई। औद्योगिक परिवर्तन एक नए रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगा। रफ्तार की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने अभी तक तो ये सूती वस्त्र उद्योग, कपास उद्योग की बात की है। केवल सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग ही नहीं, रफ्तार में तो लोहा और स्टील उद्योग ने सूती वस्त्र उद्योग को भी पछाड़ दिया और दुगनी गति से आगे बढ़ गया। उसका मुख्य कारण था रेलवे का विस्तार। रेलवे के विस्तार होने के कारण लोहा एवं स्टील की डिमांड उपनिवेशों में भी बढ़ी और इसलिए ये जो है लगभग 7.5 करोड़ पौंड के आसपास इसका व्यापार पहुंच गया था। लेकिन सवाल ये आता है कि जैसे आप लोग सोचिए कि आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, तो क्या बटन वाले फ़ोनों की स्थिति ख़त्म हो गई? आज भी हमको बटन वाले फ़ोन ही नहीं बल्कि लैंडलाइन वाले फ़ोन भी दिखाई दे जाते हैं। तो भले ही उद्योगों में मशीनीकरण आ रहा था, लेकिन अभी भी परंपरागत उद्योग जो है कायम थे, जो हाथ से काम करते थे। उसका भी कारण ये था कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को हिचकिचाहट होती थी। इंग्लैंड में भी यही हो रहा था कि जब नई प्रौद्योगिकी आई तो वहाँ पर लोगों को इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। इसकी खरीदी, इसका मेंटेनेंस, मशीन ख़राब हो जाए तो उसको सुधरवाना महंगा था। नई मशीनों को चलाने के लिए कुशल श्रमिक नहीं मिल रहे थे, कुशल श्रमिकों का अभाव था, उनके पास वो कौशल नहीं था कि मशीनों को चला सके, उनके लिए ट्रेनिंग देना जरूरी था। इसलिए इन लोगों का हाथ के श्रम पर ज़्यादा भरोसा दिखाई देता है। और इसको हम समझ सकते हैं इस भाप के इंजन के उदाहरण से कि जो भाप का इंजन है वो बनाया था न्यू कॉमेन ने। उसका पेटेंट 1871 में जेम्स वॉट ने अपने नाम से करा लिया उससे खरीद कर, और मैथ्यू बुल्टन नाम के उसका दोस्त था, उसने उसका उपयोग शुरू कर दिया। लेकिन भाप के इंजन का खरीदार कई सालों तक नहीं मिला। पूरे इंग्लैंड में लगभग 321 के करीब भाप के इंजन थे, जिसमें 80 सूती वस्त्र उद्योग में, 9 जो है ऊनी वस्त्र उद्योग में और बाकी अन्य उद्योगों में लगे हुए थे। तो सवाल फिर आता है कि क्या केवल यही कारण था कि नई प्रौद्योगिकी को जो है एक्सेप्ट करने की पीछे की उसको चलाते नहीं आता था, उसके बारे में जानकारी कम थी, उसका मेंटेनेंस कठिन था? जी नहीं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात एक और थी, वो ये थी कि इंग्लैंड में जो है वह हाथ के श्रम की पर्याप्त उपलब्धता थी और बाद में फिर वाष्प शक्ति का वहाँ पर प्रयोग होता है। मानव श्रम की अगर हम बात करते हैं तो विक्टोरिया कालीन इंग्लैंड में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। हाँ, जहाँ पर मानव श्रम की कमी थी उन देशों में ज़रूर मशीनों से उत्पादन शुरू हो गया था। विशेषकर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में मानव श्रम की कमी थी।
वहाँ पर मशीनों से उत्पादन शुरू हो गया। लेकिन इंग्लैंड में तो ऐसी कोई स्थिति थी ही नहीं। तो जब इंग्लैंड में मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी तो वहाँ पर सस्ती दरों में मजदूर मिल जाया करते थे, और सस्ती दरों में मजदूर मिलते थे। इसकी वजह से वहाँ के उद्योगपति जो है मशीनों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा गाँवों की स्थिति आप लोग देख चुके थे कि कॉमन्स की बाड़ाबंदी के बाद लोगों के पास गाँवों में भी काम नहीं रह गया था, तो वो रोजगार के लिए शहर आते थे। शहरों में भी जो मानव श्रम था वो मौसमी था। चलिए देखते और समझते हैं कि ग्रामीण लोग शहरों में क्यों आते थे और उद्यमी लोग जो है वह मानव श्रम का उपयोग मशीनों की तुलना में ज़्यादा क्यों करते थे। तो इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय मौसमी उद्योग इंग्लैंड में ज़्यादा चल रहे थे। वस्त्र उद्योगों में ज़रूर निरंतरता थी, लेकिन कुछ ऐसे उद्योग थे जो मौसमी थे, उनमें मशीनों का प्रयोग करना महंगा साबित होता। जैसे दिसंबर के महीने में क्रिसमस के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, बुक बनाना, बाइंडिंग का काम करना, बंदरगाहों की साफ सफाई, शराब खानों या गैस घरों में काम करना, ये सारी वजहें थी। उसकी वजह से मानव श्रम का उपयोग कर पाना वहाँ पर कठिन था। इसके अलावा मशीनों में उत्पादन होता था, उसमें वैरायटी नहीं मिल पा रही थी। मशीनी उत्पादन में एक प्रकार का प्रोडक्ट एक ही तरह से बनाया जा सकता था, जबकि मानव श्रम की अगर हम बात करें तो 500 प्रकार के तो हथौड़े बन रहे थे, 45 प्रकार की कुल्हाड़ियाँ बन रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हाई क्लास सोसाइटी है, जिनके पास पैसे हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वे क्या कर रहे थे, वे हाथ से बनी हुई चीज़ों को पसंद करते थे। आज भी हम देखते हैं कि चाहे बनारसी साड़ी हो, चाहे बालूचरी साड़ी हो, या कोई भी हाथ से बना हुआ पश्मीना शॉल की बात करें हम, उच्च वर्ग के लोग आज भी पसंद करते हैं और ये महंगी बिकती है। उसका कारण होता है कि इसमें वैरायटी आती है, फिनिशिंग अच्छी आती है, और मशीनों से बने उत्पादों में वो चीज़ नहीं आ पाती थी। इसलिए इंग्लैंड के उच्च वर्ग के लोग हस्तशिल्प से बनी चीज़ों का प्रयोग करते थे और मशीनों से बनी हुई चीज़ों को उपनिवेशों में बेचा जाता था। अब अगर मानव श्रम का उपयोग किया जा रहा है, मशीनों का प्रयोग कम हो रहा है, तो चलिए देखते और समझते हैं कि मजदूरों की ज़िंदगी कैसी थी। मजदूरों की ज़िंदगी ना तो आज अच्छी दिखाई देती है, ना ही कल अच्छी थी। निरंतर काम की तलाश करना उनकी ज़िंदगी का मकसद हुआ करता था, और उनको जो भी वेतन मिलती थी, वेतन में कमी नहीं आती थी, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ जाती थी कि जो मिलती हुई वेतन है उसके वास्तविक मूल्य में कमी आ जाती थी, और इस वजह से वो परेशान रहते थे और निरंतर गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी का शिकार बने रहते थे। काम ना होने के कारण उनको गांव वापस भी चला जाना पड़ता था, और दूबरे और दो आषाढ़ जैसी स्थिति तब पड़ जाती जब उद्योगपति अपने कामों में कुछ ऐसी मशीनों का प्रयोग कर लेते जिससे मजदूरों का उपयोग कम होने लगता। ऐसी ही एक मशीन थी स्पिनिंग जेनी, जिसको जेम्स हरग्रीव ने 1764 में बनाया। इस मशीन के कारण क्या होता था कि यह कताई की मशीन थी जिसने मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही मजदूर एक स्पिंडल चलाता, जिससे 12-13 मजदूरों का काम अकेला एक मशीन कर देती। उस समय औरतें जो है कताई का काम करती थी, तो महिला और पुरुष दोनों इस मशीन से नाराज हो गए और इस मशीन के ऊपर हमले करने लगे, इसके ऊपर इसको तोड़ने फोड़ने लगे। इसके लिए कई बार पुलिस तक बुलाने की ज़रूरत पड़ जाती थी। हालांकि मजदूरों को केवल वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग में ही काम नहीं मिल रहा था, उनके पास रोजगार के अन्य दूसरे स्रोत भी थे, जैसे सड़क निर्माण का काम, रेल निर्माण का काम, रेल नेटवर्क का विस्तार हो रहा था, नदियों में बांध बनाने के काम, सुरंग निर्माण का काम, और औद्योगिकरण के कारण जो शहरीकरण हो रहा था उसकी वजह से वहाँ पर शहरों में जल निकासी, सीवरेज इत्यादि के काम होते थे, उनमें भी मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि अभी ये जो दौर था ये एक संक्रमण काल था। हाथ के श्रम का भी उपयोग हो रहा है और वाष्प शक्ति का भी उपयोग हो रहा है। ये स्थिति हमने यूरोप में और इंग्लैंड में देख ली, ब्रिटेन में देख ली कि किस तरह से कारखाने आए। चलिए अब अपन देखते हैं कि भारत जैसे देशों में क्या स्थिति थी। भारत उस समय इंग्लैंड का उपनिवेश बन चुका था, इंग्लैंड का गुलाम था। तो उपनिवेशों में औद्योगिकरण कैसे हुआ? सबसे पहले भारतीय कपड़े की बात करते हैं अपन। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय कपड़ा जो है वो पूरी दुनिया में दबदबा बनाए हुए था। मशीनी युग के पहले भारतीय कपड़ा सारी दुनिया में सम्मान प्राप्त करता था। उसका प्रमुख कारण ये था जो बाहर का कपास था वह था मोटा, और भारत का जो कपास था वह महीन कपास था। इस वजह से भारतीय कपड़े की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सम्मान थी। इस कपड़े का व्यापार कैसे होता था? तो अपन देखते हैं कि रेशम मार्ग चलता था। रेशम मार्ग जो थे वह धरती से भी गुजरते थे और समुद्र से भी गुजरते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस रेशम मार्ग पर आर्मेनियन सौदागर जो है वह भारत से कपड़ों की थान लेते और ऊँटों पर लाते, और भारत के पश्चिमोत्तर दर्रों से लेकर के वे आगे बढ़ते और कहाँ पहुँच जाते? यूरोप में पहुँच जाते। इसको इस तरह से अपन देख और समझ सकते हैं। उस समय सूरत, हुबली और मछलीपट्टनम के जो बंदरगाह थे वे व्यापार के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। सूरत के बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सूरत का बंदरगाह है, यहाँ से ये भूमध्य सागर
और ये लाल सागर के साथ में ये जो खाड़ी देश हैं यहाँ पर व्यापार होता था। हुबली और मछलीपट्टनम इस तरफ होता था व्यापार, यानी या ये हो गया हुगली, ये हो गया मछलीपट्टनम, तो इधर क्या हो गया, इधर हो गया दक्षिण पूर्व के एशियाई देश। सूरत का व्यापार इस तरफ होता था, तो इस तरफ कौन से देश हैं, यही हैं भूमध्य सागरीय देश हैं। लाल सागर भूमध्य सागर के बीच में ये जो खाड़ी देश हैं ये हैं। इन आर्मेनियन सौदागर हों या भारत में कपड़े बनाने वाले बुनकर हों, इनको पैसे लेने और देने का काम करते थे भारतीय व्यापारी और बैंकर। अब भारतीय व्यापारी बैंकरों के नाम भी आपको याद आ रहा होंगे, नट्टूकोट्टई के चेट्टियार, शिकारपुरी के श्रॉफ, हैदराबाद के सिंधी, और भी लोग सक्रिय हो गए थे और कपड़े बनाने का काम करता था बुनकर। इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या था कि ये जो बुनकर हैं, अंदर बुनकरों के साथ में उनकी एक और कोष्टी, उनका एक और समुदाय था, कोष्टी समुदाय। तो बुनकर और कोष्टी मिलकर अंदर ये पूरा कपड़ा बनाने का काम भारत में करते थे। इनसे ये जो आर्मेनियन सौदागर हैं ये बुनकरों से कपड़े खरीदते थे और ले जाकर फिर बेचते थे। अब आपको वही इंग्लैंड का आदि औद्योगिकरण वाला दौर याद आ रहा होगा कि गाँव में से कपड़े खरीदे सौदागरों ने और ले जाकर शहरों में बेच दिए बड़े व्यापारियों को। ठीक यही काम ये सौदागर कर रहे हैं और इन सौदागरों को जो निवेश का काम है, फंडिंग का काम है, ये भारतीय व्यापारी और बैंकर कर रहे हैं। तो इस तरह से मशीनी युग के पहले बहुत शानदार काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे करके भारत में क्या होता है, यूरोपीय कंपनियों का दबदबा बढ़ता है। यूरोपीय कंपनियों का दबदबा बढ़ता है तो जो सूरत में व्यापार चल रहा था उसमें कमी आ जाती है। सूरत का 1.6 करोड़ का व्यापार घटकर 30 लाख पे आ जाता है। और जब व्यापार घटता है तो वो जो बैंकर थे वो दिवालिया होने लगते हैं और इनके दिवालिया होने के साथ में सूरत और हुगली के बंदरगाह जो है वह कमजोर पड़ जाते हैं, उनका सम्मान खत्म हो जाता है। इनकी जगह पर नए केंद्र पनप जाते हैं बॉम्बे और कलकत्ता। अब बॉम्बे और कलकत्ता में पूरी तरीके से यूरोपीय कंपनियों का आधिपत्य होता है, विशेषकर अंग्रेजों का। अब सौदागरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि या तो ये काम छोड़ दें सूरत और हुगली के पतन के बाद, या फिर बॉम्बे और कलकत्ता में यूरोपीय कंपनियों के सामने जी हुजूर करते हुए काम करते रहें। तो जो मजबूर सौदागर थे उनके सामने इसके अलावा और कोई चारा था नहीं। चलिए, सौदागरों ने तो अपने आप को एडजस्ट कर लिया। सवाल यह आता है कि बुनकरों का क्या हुआ। बुनकरों की अगर हम बात करते हैं तो बुनकरों के कारण ही भारतीय कपड़े का दबदबा पूरी दुनिया में था। और ये बुनकर जो है क्या करते थे, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली सौदागरों के साथ में मोल भाव करते और जिसके साथ में सौदा पड़ जाता उसको अपना कपड़ा बेच देते और बढ़िया पैसा लेके घर में आराम करते। लेकिन जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाती है और सन 1757 यहां पर क्या होता है कि प्लासी का युद्ध ये लोग जीत जाते हैं, 1764 में बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं। भारत के बड़े बड़े राजाओं को हटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वेसर्वा हो जाती है। अब इसकी वजह से फ्रेंच, डच, पुर्तगालियों को यहां से जाना पड़ता है। अब बाहरी कंपनियों का जो प्रतिस्पर्धा थी उनको तो इन्होंने समाप्त कर दिया। अब इनका अगला लक्ष्य था बुनकरों पर नियंत्रण स्थापित करना। अब बुनकर जो है सीधे सौदागरों से बात करते थे, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, इन सौदागरों को हटाया और सौदागरों की जगह पर इन्होंने अपना एक पेड आदमी गुमास्ता नियुक्त कर दिया। सौदागर जो थे वे लोकल आदमी हुआ करते थे, उनका बुनकरों से अच्छा संबंध था। कभी क्वालिटी खराब हो गई कपड़े की तो सौदागर एडजस्ट कर लिया करता था, कभी टाइम पे बना के नहीं भी दिया कपड़ा तो भी एडजस्ट हो जाता था। तो इस तरह से वो उनकी रिश्तेदारियां या जान पहचान के कारण मेंटेन हो जाता था। लेकिन गुमास्ता जो था वो पूरी तरीके से अंग्रेजों का एक वेतनभोगी कर्मचारी था। उसको तो अपनी सरकार की आज्ञा का पालन करना था। गुमास्ता बुनकरों के पास जाता और बोलता कि भैया हमें इस क्वालिटी के कपड़े चाहिए, आपके घर में शादी हो, ब्याह हो, कोई मर गया हो, कोई जिंदा हुआ, हमें उसको कोई लेना देना नहीं। हमने आपको पैसे दिया है, 2 महीने में काम, 2 महीने में कपड़े लेने की बात की थी, आप तत्काल हमें वापस कर दिए। बुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए गुमास्तों की इन मनमानी और उनके बीच में अक्सर झगड़े होने लगे। और इन झगड़ों से लगातार परेशान होकर बहुत सारे बुनकरों ने तो काम ही छोड़ दिया और वे अपनी खेती बाड़ी संभालने लगे। लेकिन कुछ शेष जो बुनकर थे उनके सामने अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी भारत में मैनचेस्टर के आगमन के साथ। भारत में मैनचेस्टर का आगमन मतलब इंग्लैंड के बने हुए रेडीमेड कपड़े अब भारत में आने लगे। अब आप देखिए कितना जबरदस्त कहानी में ट्विस्ट है। हेनरी पतुलू कहता है कि भारतीय कपड़े की क्वालिटी दुनिया में इतनी शानदार है कि इसकी कमी को हम कभी खत्म कर ही नहीं सकते। भारतीय कपड़ा तो हमेशा बिकेगा। लेकिन जब हम ये आंकड़ा देखते हैं कि 1812 में, यहां पर अपन देखते हैं 1812 में भारतीय कपड़ा 33% निर्यात होता था, जो कि 1850 आते आते 40 साल में केवल 3% तक पहुंच गया। सवाल ये आता है कि भारत की ये जो विश्व हिस्सेदारी कपड़े बाजार में 33 से 3% कैसे पहुंच गई।
तो इसका मुख्य कारण था कॉर्न लॉ। आपको याद आ रहा होगा, जिस तरह से कॉर्न लॉ में इंग्लैंड के जमींदारों ने मांग की थी कि अनाज पर रोक लगा दो, हम संभाल लेंगे, ठीक इसी तरह से वहाँ के जो कपास, वहाँ के जो स्थानीय उद्योगपति थे वो ये कहने लगे कि भैया कपास के आयात पर, भारत से आने वाले कपड़ों के, रेडीमेड कपड़ों के आयात पर आप रोक लगा दो, टैरिफ लगा दो। डोनाल्ड ट्रंप याद आ रहा है ना, टैरिफ लगाने लगे। और जब टैरिफ लग गया तो अब मैनचेस्टर के बने कपड़े जो है इंग्लैंड में सस्ते बिकने लगे। अब इंग्लैंड में न केवल मैनचेस्टर के सस्ते कपड़े बिक रहे थे, बल्कि अब वहाँ के जो मैनचेस्टर के कपड़े बनाने वाले व्यापारी थे, उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कहा कि भैया तुम्हारे उपनिवेशों में भी हमें कपड़ा बेचने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने बोल दिया हाँ बेच लो। अब जब कपड़े बेचने की इजाज़त दी तब इन्होंने इन कपड़ों पर भी टैरिफ लगा दिया जो भारत से जाते थे। 33% कपड़ा जो 1811 में जा रहा था। अब ब्रिटेन और भारत के व्यापार की आप विचित्रता देखिए। 18वीं शताब्दी के आखिरी में, यानी लगभग अपन बात करते हैं कि 1799, यानी 1790-80 के दशक में अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन से भारत किसी तरह का कोई कपड़ा निर्यात नहीं होता था। 1850 आते आते 31% कुल कपड़ा निर्यात हो रहा है और 1870 आते आते भारत में ब्रिटेन से 50% रेडीमेड कपड़ा आने लगा। इस तरह से भारत में मैनचेस्टर जो है आधे मार्केट में छा गया। अब जब भारत में मैनचेस्टर आ गया तो फिर सवाल आता है कि बुनकर क्या करें। अब बुनकरों के लिए तो बाहरी बाजार भी बंद हो गया, घरेलू बाजार भी बंद हो गया। यानी अब वो ना तो निर्यात कर पा रहे हैं, क्योंकि निर्यात अगर कर रहे हैं तो वहां पर वो सामान नहीं बिक रहा है, आयात शुल्क लगा के रखा है उन्होंने। घरेलू बाजार की बात करें तो घरेलू बाजार में बुनकरों का कपड़ा महंगा बिक रहा है और मैनचेस्टर का बना कपड़ा सस्ता आ रहा है। महंगा बिकने का भी कारण है, 1850 तक बुनकर मशीनों से बने माल का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मशीनों से बना माल जो था वो सस्ता था। ऊपर से अमेरिका में जब गृह युद्ध छिड़ गया तो जो कपास अमेरिका से आ रहा था उस कपास का आना बंद हो गया। अब ब्रिटेन ने कच्चा माल भारत से बुलाना शुरू कर दिया। अब जब ब्रिटेन ने कच्चा माल भारत से बुलाना शुरू कर दिया तो भारत में कच्चा माल हो गया महंगा। अब इस महंगे कच्चे माल के कारण अब बुनकरों को कपास महंगी मिल रही है। कपास महंगी मिल रही तो उनका कपड़ा महंगा बनेगा, और कपड़ा महंगा बनेगा तो वो तो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि मैनचेस्टर से बना हुआ कपड़ा सस्ता है। अब न तुम विदेशों में कपड़ा भेज पा रहे हो, न तुम लोकल मार्केट में बेच पा रहे हो, तो डेफिनेटली कमर तो टूटना ही है। इस तरह से बुनकरों की हालत खराब होती गई। अब रही सही कसर निकाल दी भारत में कारखाने स्थापित होने के साथ। तो चलिए देखते हैं कि भारत में कारखाने कैसे स्थापित हुए। भारत में कपड़ा की जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो बम्बई में क्यों लगी? अरे भैया, बम्बई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में कपास अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बचती है, स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलता है, वोकल फॉर लोकल होता है, इसलिए बम्बई में लगाई गई। विनिर्माण उद्योग वाले अध्याय में आप लोग देखिए ना जा करके। इसके बाद आता है फैक्ट्रियों का आना। भारत में फैक्ट्रियों का आना, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ आई। भारत में पहली फैक्ट्री, ये जो मानचित्र में आप देख रहे हैं, मुंबई में आई, बॉम्बे में। कपड़ा मिल 1854 में। 1854 से लेकर के 1862 तक बॉम्बे में 4 सूती मिलें और खुल गई। इसके बाद बंगाल में देखते हैं, बंगाल में जूट या पटसन उद्योग का बोलबाला था। रिश्तरा नाम की जगह में 1855 में खुल गया पहला जूट कारखाना, पटसन कारखाना। इसके बाद दूसरा कारखाना 1862 में खुल गया। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहलाता है, कानपुर, वहां पर 1860 में खुली, और अहमदाबाद जो कि भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, वहां पर 1861 में कपड़ा मिल खुल गई। यानी आप याद रखिएगा कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और बंबई को कपड़ा उद्योग की राजधानी कहा जाता है। इसके साथ साथ मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल भी लगाई गई 1874 के आसपास। अब सवाल ये आता है कि ये उद्योग तो लग रहे हैं, लेकिन ये उद्योग लगा कौन रहा है और इन उद्योगों में काम करने वाले लोग कौन हैं? तो आप इस चित्र में देखिए। इन उद्योगों को लगाने वाले प्रारंभिक उद्यमी जो हैं वो ये हैं: द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी जीजी भोये, इसके अलावा डिनशा पेटेट, सेठ हुकुमचंद, जी.डी. बिड़ला, इन लोगों ने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाईं। अब इन लोगों ने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाईं तो सवाल फिर आता है कि इन उद्योगपतियों को धन कहाँ से मिला इसके लिए लगाने के लिए? अंग्रेजों ने इनके पास इतना पैसा बचा कैसे रहने दिया? तो इसका जवाब हमको मिलता है इस चित्र से। भारत जो है वह अफीम का व्यापार करता था चीन के साथ में। ये चीन है। चीन के साथ जब व्यापार करते थे तो कुछ भारतीय कारोबारी उनके सहायक के रूप में काम कर लेते थे। इसके अलावा चीन से चाय जो है अफीम के बदले में हासिल करके उनको भेजा जाता था इंग्लैंड। तो इस मार्केट में भी कुछ भारतीय कारोबारी सहायक होते थे। तो अफीम के व्यापार और चाय के व्यापार में जहाज रानी का भी काम होता था, शिपिंग का काम होता था। तो शिपिंग, अफीम और चाय के माध्यम से भारतीय कारोबारियों ने पैसे कमाए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब भारत में
उद्योग स्थापित किया जाए और ये लोग उचित अवसर की तलाश करने लगे। तो इस तरह से अन्य वाणिज्यिक समूहों में हम देखते हैं तो दो तरह के समूह सामने आते हैं, एक विदेशी व्यापार करने वाले, एक लोकल व्यापार करने वाले। विदेशी व्यापार करने वाले खासकर मद्रास के सौदागर जो कि वर्मा और अफ्रीका जैसे देशों के साथ में व्यापार करते थे, और कुछ स्थानीय व्यापारी थे जो ब्याज पर पैसा देते थे, माल परिवहन से पैसा बनाते थे। तो इस तरह से इन लोगों ने पैसे बनाए और जैसे ही निवेश का अवसर मिला इन लोगों ने पैसा उद्योग धंधों की स्थापना में लगा दिया। लेकिन इनके सामने भी फिर टर्निंग पॉइंट आता है, इनके सामने भी एक कहानी आ जाती है। ब्रिटेन की जो ब्रिटिश सरकार की जो कंपनियां हैं उनका जब भारत में आगमन होता है, अभी तक क्या हो रहा था, कपड़े आ रहे थे, अब धीरे धीरे करके यूरोपीय कंपनियां भारत आने लगती हैं। यूरोपीय कंपनियां जब भारत आती हैं तब विनिर्मित उत्पाद का निर्यात भारत से बंद कर दिया जाता है, यानी भारत के बने कपड़ों को अब ब्रिटेन में या यूरोप में नहीं बेचा जा रहा है। तो ब्रिटेन के माध्यम से सारी दुनिया में कपड़ा बिकता था। और दूसरा ये हुआ कि अब केवल कच्चा माल, अनाज, कपास, अफीम, नील, इनका ही निर्यात कर सकते हैं। ऊपर से यूरोप ने प्रबंधकीय कंपनियों का गठन कर लिया, जैसे बर्ड, हीगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल, जॉर्डिन, स्कीनर। ये कंपनियां जो थी ये भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करती थी। और इन कंपनियों में प्रबंधकीय मैनेजमेंट कमेटी में, इन मैनेजमेंट कमेटीज में एक भी भारतीय व्यापारी को शामिल नहीं किया जाता था। साइमन कमीशन आपको फिर याद आ रहा होगा। तो भारतीयों ने भी इसमें ज़्यादा नहीं लोड लिया, इन्होंने वो प्रोडक्ट बनाने बंद कर दिया जो निर्यात किया जा सकता था। चलिए अपन उसको आगे देखेंगे, लेकिन इसके पहले ये जान लें कि चलो भारत में उद्योग स्थापित हुए तो इन उद्योगों में काम करने के लिए मजदूर कहाँ से आ रहे थे। तो हमको दिखाई देते हैं 1901 में लगभग 5,84,000 मजदूर थे, जो 1946 आते आते 45 सालों में 24,34,000 के आसपास पहुंच गए। ये मजदूर जो है आसपास के जिलों से आते थे जहां पर उद्योग स्थापित होते थे, उन्हीं इलाकों से। खासकर याद रखिए कि बंबई की कपड़ा मिल में 1911 की बात हम करते हैं तो रत्नागिरी जिले से मजदूर आ रहे थे। कानपुर की कपड़ा मिल में संयुक्त प्रांत के वहीं आसपास के मजदूर आ रहे थे। अब ये मजदूर जो है खेतों में भी काम करते और फैक्ट्रियों में भी काम करते। जब खेतों में काम होता तो वे फसलों के समय गांव चले जाते और इसके बाद वापस मजदूरी करने शहर फैक्ट्रियों में आ जाते। जैसे जैसे करके कारखानों में काम बढ़ने लगा, वेतन अच्छे होने लगे, तो काम के लिए भीड़ बढ़ने लगी। अब ज़्यादा मजदूर काम के लिए फैक्ट्रियों में आने लगे। तो ये जो उद्यमी थे, जो उद्योगपति थे, इन्होंने एक जॉबर नियुक्त कर दिया जो एचआर की तरह काम करता था। ये जो एचआर होता था, ये जो जॉबर होता था, उन्हीं का एक भरोसेमंद मजदूर होता था जिसको सरदार या मिस्त्री कहते थे, जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये जो है ये भी बदमाशी करता था। बम्बई का एक मिल मजदूर है, वो ये कहता है, बसंत पारकर उसका नाम है, कि मेरे को अपने लड़के को फैक्ट्री में जॉब दिलाने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही थी। तो ये स्थितियां वहां पर थीं। जॉबर जो था वो अपने आप को बॉस समझता था। शुरुआती दौर में मजदूरों की संख्या कम रही, औरतें भी कारखानों में केवल कताई का ही काम करती नजर आती थीं, लेकिन कारखानों में जो काम होते थे उस पर सबसे ज़्यादा दखलंदाजी इस जॉबर की दिखाई पड़ती है हमको। और मजदूरों की कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो बम्बई के एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता हैं भाईजी भोसले, वो ये बताते हैं कि उनके पिताजी ने 35 साल फैक्ट्री मजदूर के रूप में काम किया, फैक्ट्री वर्कर के रूप में काम किया। काम जो है रात को 5 बजे से सुबह 3 बजे तक चलता था। इसकी वजह से उनको दमा जैसे रोग हो गए थे और बड़े ही परेशान हो गए थे वो। तो ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद चलिए अपन देखते हैं औद्योगिक विकास का अनूठापन। औद्योगिक विकास के अनूठेपन की अगर हम बात करते हैं तो जिन यूरोपीय प्रबंधकीय कंपनियों की हम बात कर रहे थे, हीगलर्स, एंड्रयू यूल और जॉर्डिन, स्कीनर, ये तो पैसा कमाने के लिए भारत आए थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये वाणिज्यिक खेती के लिए औपनिवेशिक सरकार से सस्ती ज़मीन खरीदी और निर्यात करने वाली फसलों का उत्पादन जैसे चाय, कॉफ़ी, नील और अफीम वगैरह की खेती ये लोग करने लगे। अब इसकी वजह से जो आरंभिक भारतीय उद्यमी थे, इन्होंने मैनचेस्टर से किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं किया कि चलो भैया तुमको जो करना है वो करो, हम ये काम करेंगे नहीं। तो इन्होंने धागा उत्पादन का काम शुरू कर दिया। चलो कपड़े तुम बनाओ, हम कपड़े बनाएंगे नहीं, हम धागा बनाएंगे। धागा बनाने का कारण क्या था कि ब्रिटिश से जो कपड़ा आ रहा था उसका धागा बहुत ज़्यादा खराब था। अब ये जो धागा बनता है इसका उपयोग भारत के बुनकर करते या इसका निर्यात चीन को किया जाता। लेकिन यहाँ पर भी स्थितियाँ बदल गई। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, भारत में स्थितियाँ सकारात्मक नजर आने लगी। कैसे सकारात्मक आ रही हैं, आप लोगों ने इसको भी जाना और समझा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, भारत में आर्थिक प्रभाव अच्छे आए। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने आपको भारत में राष्ट्रवाद वाले अध्याय में बताया था कि आर्थिक नकारात्मक प्रभावों के कारण देश में राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला था।
वो नकारात्मक प्रभाव थे, क्योंकि ब्रिटेन ने युद्ध खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया था और वो टैक्स आम जनता से वसूल रहे थे, महंगाई बढ़ गई थी, इसलिए नकारात्मक प्रभाव थे। सकारात्मक प्रभाव औद्योगिक क्षेत्र में दिखाई दिए, इस बात को आप स्पष्ट हो जाइएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव ऐसे पड़े कि ब्रिटेन के कारखानों में सेना के लिए उत्पादन हो रहा था, तो इस कारण से ब्रिटेन यानी मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े का आयात कम हो गया और युद्ध सामग्री के उत्पादन का काम भारत में भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से वर्दी, टेंट, जीन, अन्य सामान भी भारत में तैयार होने लगे और इसकी वजह से भारतीय फैक्ट्री उत्पादों को लोकल बाजार मिल गया और भारतीय उद्यमियों की हो गई बल्ले बल्ले। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा औद्योगिक विकास का अनूठापन। तो इस तरह से युद्ध के बाद मैनचेस्टर का दबदबा भारत में खत्म हो गया, अमेरिका और जापान प्रभावी हो गए। भारत में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की जब वरीयता प्रदान की, उनको प्राथमिकता दी, तो मैनचेस्टर दोबारा वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाया। चलिए अब अपन देखते हैं कि जैसे इंग्लैंड में कारखानों की स्थापना के बावजूद भी परंपरागत उद्योग कायम रहे, उनको पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। क्या भारत में भी लघु उद्योग हमको दिखाई पड़ते हैं? तो चलिए अपन इसमें देखते हैं कि बड़े उद्योगों की अगर हम बात करें तो बड़े उद्योगों का बड़ा हिस्सा लगभग 67% केवल बंगाल और बंबई में दिखाई पड़ता है। तो बाकी का जो हिस्सा था वह छोटे स्तर के उत्पादन से ही पूरा हो रहा था और यह उत्पादन कर रहे थे बुनकर। यहाँ पर अगर मानचित्र में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बंगाल और बंबई ये जो है यह बड़ा एरिया कहलाता है जहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा लघु उद्योगों की हम बात करें तो बुनकरों ने भी अपने आप को अपडेट किया और बुनकरों ने अपने उत्पादन के लिए फ्लाई शटल का उपयोग शुरू कर दिया। फ्लाई शटल बुनाई का काम करती थी और इस तरह से बुनकर मशीनों का मुकाबला करने लगे। अब कपड़ा दो प्रकार का बन रहा था, महीन कपड़ा अमीरों के लिए बन रहा था और मोटा कपड़ा गरीबों के लिए बन रहा था। बुनकर अभी भी औद्योगिक प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा थे, उनको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका, वो अभी भी कायम रहे। आज भी हाथ से बने हुए प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, चाहे बनारसी साड़ी हो, चाहे बालूचरी साड़ी हो, चाहे पश्मीना की शॉल हो, आज भी अमीर लोग इसका उपयोग करते हैं। उस समय भी यही होता था कि अगर अकाल पड़ जाए या महंगाई छा जाए तो मोटा कपड़ा भले ना बिके लेकिन महीन कपड़ा बिकता रहता था और अमीर खरीदते रहते थे, जिससे बुनकरों के परिवार भी चलते रहते थे। आज भी हस्तशिल्प के माध्यम से यह कार्य जारी है। अब प्रोडक्ट बन गया, चाहे इंग्लैंड में बना हो चाहे भारत में बना हो, अब इस प्रोडक्ट को बेचना है। तो चलिए अपन सबसे पहले देखते हैं रिकैप, कहानी में अब तक क्या हुआ। कहानी में हमने देखा कि ब्रिटेन का निर्माता है, उसने इंग्लैंड में उत्पादन शुरू कर दिया है। इंग्लैंड के उत्पादों को इंग्लैंड में बेचने के लिए व्यापार अवरोध लगा दिया है। यूरोप में सामान बेच रहा है, भारत में भी बिक्री के लिए सामान ले आए। अब भारत में जब बिक्री हुई तो बुनकरों से उनका विरोध हुआ, स्थानीय व्यापारियों से विरोध हुआ, लेकिन कुछ भी हुआ हो ब्रिटिश उत्पाद भारत में स्थापित हो गया। अब ब्रिटिश उत्पाद भारत में स्थापित हुआ, उसकी पब्लिशिंग करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना है, तो इसके लिए अपन देखते हैं वस्तुओं का बाजार। वस्तुओं को बाजार में बताने के लिए उनकी लेबलिंग की गई। मैनचेस्टर से आने वाले कपड़ों के बंडलों पर एक लेबल लगा होता जिस पर निर्माता का नाम, मेड इन मैनचेस्टर, बनने की तारीख इत्यादि इत्यादि जानकारी उसमें दी हुई होती थी। साथ ही साथ उन लेबल्स पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र लगाए जाते थे, जैसे ग्राइप वाटर पर श्री कृष्ण का, बाल कृष्ण का फोटो लगाया जाता। सनलाइट साबुन पर गरुड़ के ऊपर बैठे हुए विष्णु भगवान का फोटो लगाया गया। महत्वपूर्ण व्यक्तियों, नवाबों की फोटोएं भी उन पर लगाई जाती जिनको जनता पसंद करती, जिसके आधार पर उत्पाद को बेचा जा सके। इसके अलावा आजकल आप लोग देखते हैं कि देवी देवताओं की फ़ोटो के साथ में कैलेंडर बनाकर लोग देते हैं। ये परंपरा उस समय से चली आ रही है। अपने दफ्तरों में, अपनी दुकानों में, अपने घरों में टांगने वाले कैलेंडर बनाए जाने लगे ताकि अनपढ़ लोग जो है उन उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। भारतीय निर्माता भी पीछे नहीं थे। इन्होंने उस समय चूंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो वे लोग भी स्वदेशी उत्पादों के संदर्भ में राष्ट्रवादी संदेश लिखते हुए अपने लेबल प्रिंट कराने लगे, भारत माता की फ़ोटो प्रिंट कराने लगे। उसके माध्यम से वे लोग वंदे मातरम इत्यादि लिखकर अपने लेबल में प्रोडक्ट का बेचने लगे ताकि किसी भी तरह से उनका प्रोडक्ट बिके। ये प्रक्रिया आज भी जारी है कि लोगों की मानसिकता से, भावनाओं से खेलते हुए अपने प्रोडक्ट को बेचा जाए। तो इस तरह से हमने औद्योगिकरण के इस युग वाले चैप्टर को देख लिया कि कैसे औद्योगिकरण की शुरुआत होती है और कैसे वह यहाँ तक पहुँचता है। अब आप चैप्टर की शुरुआत में दिखाए गए इस चित्र को फिर से देखिए। अब इन छवियों के बारे में आपके दिमाग में क्या स्पष्टता आती है, ये छवियां आपको क्या बताना चाह रही हैं, इसके बारे में आप सोचिए और समझिए।
तो चलिए इसी के साथ में इस चैप्टर को मैं यहाँ पर करता हूँ समाप्त। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप उनको देख लीजिएगा। मुझे दीजिए इसी के साथ में इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।